हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। ट्रांसलेशन में आज कंडीशनल सेंटेंस वे होते हैं जिनमें किसी शर्त का बोध होता है। किसका? शर्त का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों में दो उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य यदि या अगर से शुरू होता है और दूसरा उपवाक्य परिणाम प्रदर्शित करता है। दोनों उपवाक्यों के मध्य तो या तब के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए रूल नंबर 1 में चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का कह रहा है कि यदि कोई वाक्य यदि या अगर से शुरू हो रहा है, यदि या अगर से शुरू हो रहा है और दोनों उपवाक्यों के अंत में गा गे गी अक्षर आता है, यानी दोनों का अंत गा गे गी से होता है, चाहे वो प्रथम उपवाक्य हो या दूसरा। ऐसी दशा में आरंभ होने वाला उपवाक्य इफ सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे और तो या तब के लिए कामा का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आदि लगाते हैं। यानी इसका मतलब वो यह होगा, सबसे पहले इफ, फिर सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉमा और फिर सिंपल फ्यूचर। क्लियर है ना? सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यदि तुम जल्दी करोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे। देखिएगा, यानी इफ यू मेक हेस्ट यू विल कैच द ट्रेन। इफ यू मेक हेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कामा के बाद क्या कर रहा है? यू विल कैच द ट्रेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है ना? फिर से रिवाइज कर लीजिए। दोनों उपवाक्यों के अंत में गागेगी इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कामा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि कोई वाक्य यदि से आरंभ हो और दोनों उपवाक्यों के अंत में ता ते ती हो। यदि आरंभ होने वाला उपवाक्य का अंग्रेजी जो होता है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, बीच में कामा का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा उपवाक्य होगा वह सब्जेक्ट वुड हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए थोड़ा सा, हाँ, कह रहा है कि यदि तुम समय पर आ जाते, यदि तुम समय पर आ जाते तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। दोनों उपवाक्यों के अंत में ताते ती। तो यदि या अगर के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट प्लस साइड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है? और उसके बाद कह रहा है कि आप सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके दूसरा उपवाक्य बना लेंगे। क्लियर है? देखिए, यदि तुम समय पर आ जाते तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। इफ यू हैड कम इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें भी, थर्ड फॉर्म इसमें भी। इसमें हैड थर्ड फॉर्म, इसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म। यदि हमें प्रथम बस मिल जाती तो हम लखनऊ पहुंच चुके होते। इफ वी हैड गॉट द फर्स्ट बस वी वुड हैव रीच्ड लखनऊ। यदि तुम मेरी थोड़ी सहायता कर देते तो मैं सफल हो जाता। इफ यू हैड हेल्प्ड मी अ बीट आई वुड हैव सक्सीडेड। क्लियर है? चलिए रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कोई वाक्य यदि से आरंभ हो और उसमें शर्त ऐसी हो जो कल्पना मात्र हो, अर्थात शर्त कैसी हो? मिथ्या हो, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय इफ के साथ सब्जेक्ट और वेयर प्लस अन्य बात को लिखते। ध्यान रखिएगा, वह काल्पनिक बातें जो बिल्कुल कल्पना मात्र हो, कोई भी सही बातें न हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वेयर का प्रयोग करेंगे, WERE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। और दूसरा उपवाक्य कह रहा है कि सब्जेक्ट वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह हम प्रयोग करेंगे। देखिए, यदि मैं एक राजा हूँ तो सुनहरे महल में रहूँ।
यदि मैं एक राजा हूँ, देखिए कल्पना कर रहा है कि यदि मैं राजा, ये भी हो सकता है यदि मैं एक राजा होता तो सुनहरे महल में रहता, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव इन अ गोल्डन हाउस, आई वुड लिव इन अ गोल्डन हाउस। एक एग्जाम्पल और तो समझ लीजिए, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड कामा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता या आकाश में उड़ता। तो इसका मतलब होता है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर है। चलिए रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 कहता है कि यदि या अगर से प्रारंभ होने वाला कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो आने वाली किसी संभावना के प्रति सजग करते हैं, यानी आने वाली भविष्य की कुछ घटनाओं को, कुछ समस्याओं को क्या करते हैं, संभावना पहले ही बता देते हैं, तो ऐसे कंडीशनल वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय प्रिंसिपल क्लास का अंग्रेजी पहले बनाते हैं, यानी पीसी को पहले लाते हैं और एससी जो होता है ना, इफ या इन केस से बाद में शुरू होता है। क्लियर। नहीं क्लियर तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि रास्ते में पेट दर्द हो तो यह दवा रख लो। अब देखिए यह दवा रख लो, अब यदि वाला जाएगा बाद में, यह दवा अपने साथ रख लो, तो यह सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे कि हैव दिस मेडिसिन विथ यू, हैव दिस मेडिसिन विथ यू इफ़ यू फील स्टमक एक ऑन द वे। देखिए सजग कर रहा है, ये तुम्हारा पेट दर्द होगा तो इस दवा को अपने साथ रख लो भविष्य की संभावना के लिए। यदि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओ, यदि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, तो टेक रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ा आराम कर लो। इफ़ या इन केस, अब देखिए पीसी को पहले और एससी को बाद में लेकर जा रहा है। इफ़ या इन केस यू गेट टायर्ड वाइल स्टडिंग, वाइल स्टडिंग एक स्पेशल पार्टिसिपल होता है, उसका प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि शर्त प्रकट करने वाला वाक्य जब तक से आरंभ करके भी लिखा जाता है, जब तक कि अंग्रेजी, जब तक कि अंग्रेजी क्या होता है, अनलेस होता है। जब तक, वैसे देखिए जब तक की अंग्रेजी जो होता है जब तक की नहीं का अर्थ होता है अनलेस। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय प्रथम उपवाक्य को अनलेस सब्जेक्ट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाकर यूज करते हैं। देखिएगा अनलेस और सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। और दूसरे उपवाक्यों कामा के बाद सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का फर्म या कैन नॉट के साथ भी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। कह रहा है कि जब तक तुम नहीं सोओगे, देखिए जब तक आया है, दोनों के अंत में गे आ रहा है, गा गे गी, लेकिन यहाँ पर जब तक आया तो श्योर अनलेस का प्रयोग करेंगे। जब तक तुम नहीं सोओगे तुम जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो अनलेस मतलब आपको पता है अनलेस एक ऐसा शब्द है जो नेगेटिव है, यानी अनलेस यू गो टू बेड अर्ली यू विल नॉट राइज, या उसका सेकेंड वर्ड मीनिंग गेट अप अर्ली। क्लियर हुआ। एक और देख लीजिए, कह रहा है कि जब तक तुम जल्दी नहीं जगोगे, जब तक तुम जल्दी नहीं जगोगे तुम प्रातः भ्रमण के लिए नहीं जा सकते हो। तो अनलेस यू गेट अप अर्ली यू कैन नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यानी जहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं वहाँ पर कैन नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोनों उपवाक्य हमारे निगेटिव हैं, क्योंकि पहले वाले में अनलेस ऑलरेडी निगेटिव शब्द है और इसमें देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसको भी। जब तक तुम अपने कोर्स को एक बार और दोहराओगे नहीं दोहराओगे तब तक तुम अच्छे अंक नहीं पाओगे। अनलेस यू रिवाइज योर कोर्स वंस मोर यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शर्त वर्तमान काल की हो तो निम्न प्रकार से अनुवाद करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि तुम्हारे सिर दर्द है या तुम्हारे सिर में दर्द है तो एक गोली ले लो। तो देखिएगा कह रहा है कि इफ़ यू हैव हेडेक, हेडेक भी होता है सर दर्द, यानी तुम्हें सिर दर्द है तो तुम दवा ले लो। तो इफ़ यू हैव हेडेक टेक ए टैबलेट, टैबलेट मतलब गोली, दवा, एक टैबलेट ले लो।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि तुम थके हो तो आराम कर लो। इफ़ यू आर टायर्ड, इफ़ यू आर टायर्ड टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। ये था हमारा आज का कंडीशनल सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।